Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो उनका वेलकम। लड़ाई किसके बीच में होगी? रविंदर, कैलाश और उमेद आराम। क्या लगता है लड़ाई किसके बीच में होगी तीनों में? वो तो जनता तय करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। और हमारी जो लड़ाई होगी आमने सामने की लड़ाई होगी और सीधी फाइट होगी। पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों में रविंदर सिंह भाटी नहीं है। और सभी जो भी ऐसा माना जाता है कि उमेद आराम बेनीवाल जिस पोजीशन पे है उस पर उसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो हनुमान बेनीवाल का। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। क्या लगता है जब इन तमाम चीजों को लेकर परिस्थितियां थी, आप लगातार कोशिश कर रहे थे, मैं भी आपसे बातचीत कर रहा था, आप चाहते थे गठबंधन हो जाए ताकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी और आरएलपी, आपकी हनुमान जी से इन तमाम चीजों को लेकर क्या बातचीत हो रही थी और फिर अचानक ही ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ा? हेमाराम जी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास में टिकट लेने के लिए कोई था नहीं। हेमाराम जी को पार्टी टिकट चुनाव लड़ाना चाहती थी, फिर हरीश चौधरी, हेमाराम जी ने मना कर दिया और हरीश चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसीलिए लोगों में चर्चा है कि हरीश चौधरी ने उमेद आराम बेनीवाल को बकरा बना दिया। इस तरीके की भी बातचीत है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें उमेद आराम जी, एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है, पूरे देश के अंदर तमाम नेता है वो कांग्रेस छोड़कर, रोज के नेता है वो बीजेपी में जा रहे हैं। आपने तो कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी दे दी। आपको यूं लगा नहीं कि यार कांग्रेस जैसी पार्टी जहां खत्म हो रही है या उसका जो लगातार जनाधार है कम हो रहा है, कहीं रिस्क आपने बड़ा तो नहीं ले लिया? के लिए ये स्टेप कैलाश जी तो कहते हैं कि साहब पूरे विश्व के अंदर आज जो भारत का नाम है वो मोदी जी के कारण है। जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है वो मोदी जी के कारण है। इसीलिए अब की बार 400 पार। राह इतनी आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव के अंदर आप देखिए, जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें महज आप 800-900 वोटों से हारे थे और हरीश चौधरी सामने थे। विधानसभा चुनाव के अंदर तो 2-3 लाख वोट होते हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर 22 लाख मतदाता होते हैं। देखिए बाड़मेर जैसलमेर का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने अपने पत्ते हैं 2 दिन पहले ही खोल दिए हैं और उसके बाद लगातार कल जिस तरीके से उमेद आराम बेनीवाल का स्वागत किया गया, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और खास तौर से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि 10 साल का जो वनवास है वो हम इस बार खत्म करेंगे। आरएलपी के जो नेता थे उमेद आराम बेनीवाल है, उन्हें एक हफ्ता भर पहले ही ज्वाइन करवाया था और उन्हें टिकट मिला है। और उसके बाद आप देखिए रविंदर सिंह भाटी को लेकर भी तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ में उमेद आराम बेनीवाल मौजूद है, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद में क्या मुद्दे लेकर वो लोकसभा चुनाव के अंदर। उमेद आराम जी, सबसे मेरा पहला सवाल, कल का जो पूरा दिन निकला, उसके बाद में आप जोधपुर से निकले थे बाड़मेर के अंदर, कैसा स्वागत था? क्या आपको ऐसी उम्मीद थी या किस तरीके से कांग्रेस, चाहे हेमाराम जी हो, हरीश चौधरी हो, रात को 2-2 बजे तक आपके साथ में थे? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आपकी टीम को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को, स्थानीय नेतृत्व को और बाड़मेर की पूरी टीम को कि मुझ जैसे एक सामान्य किसान परिवार के बेटे को इस काबिल समझा और मुझे ये बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपी है। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे कल का दिन बहुत ही शानदार था, एंट्री धमाकेदार थी और लोगों ने मन बना लिया है इस बार कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जीता के भेजना है। राह इतनी आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव के अंदर आप देखिए, जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें महज आप 800-900 वोटों से हारे थे और हरीश चौधरी सामने थे। विधानसभा चुनाव के अंदर तो 2-3 लाख वोट होते हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर 22 लाख मतदाता होते हैं। देखिए टोटल वोटों की गणना करें तो 5.5 लाख के करीब वोट बीजेपी को मिले हैं, 6.25 लाख वोट कांग्रेस को हैं और बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों की गणित वो नफा नुकसान लगा के और फिर आरएलपी के वोट हैं, सबको जोड़ के देखें तो स्थिति कोई खराब नहीं है। लेकिन कंटेस्ट मामला है, कड़ी टक्कर है और विषम परिस्थितियों में मजबूती से लड़ना ही एक लड़ाई है। बाकी इजी आसान राह देख कर हर कोई चल पड़ता है, लेकिन हमने हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना सीखा है और हमें पूरा बाड़मेर की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारे विश्वास के ऊपर वो खरी उतरेगी। उमेद आराम जी, राजनीति के अंदर आपकी एंट्री कैसे हुई? कांस्टेबल, एक दिल्ली के अंदर आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी करने वाला अचानक ही राजनीति के अंदर कैसे आ जाता है? और उसके बाद आपका सफर तो लगातार संघर्ष भरा चल रहा है। देखिए मेरी शुरू से ये सोच रही थी कुछ नया करने का, जिंदगी के अंदर संघर्ष करके आगे बढ़ने का। उसी कड़ी में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब स्कूल में जाते थे तब भी जब 8वीं 10वीं क्लास की
पढ़ाई की है तो खुद की मजदूरी करके की है। सामान्य किसान परिवार से थे, भाई वगैरह मजदूरी करते थे, पिताजी खेती का काम करते थे। और मैंने वो मुश्किल के दिन देखे हैं जिस ज़माने के अंदर लोग जीने के लिए, अपने आप से जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे। ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो 1995 में जब दिल्ली पुलिस की नौकरी लगी और 2006 तक नौकरी की, वहाँ मन नहीं लगा नौकरी में। तब ऐसे ही ख्याल आया कि बड़ा अफसर बनना है। उसकी कोशिश तो की लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। तो नया रास्ता चुना बिज़नेस का, बिज़नेस किया और बड़ा अच्छे तरीके से किया। और 2010 आते आते जब मैं जर्मनी के अंदर था, तब गांव से कुछ लोगों के कॉल आए कि उमेश जी आपको गांव आना है और गांव का सरपंच बनना है। तो बिज़नेस तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर लगा कि गांव वाले कह रहे हैं तो राजनीति की सेवा के सेक्टर में आना चाहिए। आए, गांव वालों ने सरपंच बना दिया। उसके बाद में ये राजनीतिक सफर निरंतर जारी है। ऐसा माना जाता है कि उमेदाराम बेनीवाल जिस पोजीशन पे है उस पर उसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो हनुमान बेनीवाल का। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। क्या लगता है, जब इन तमाम चीज़ों को लेकर परिस्थितियां थी, आप लगातार कोशिश कर रहे थे, मैं भी आपसे बातचीत कर रहा था, आप चाहते थे गठबंधन हो जाए ताकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी और आरएलपी, आपकी हनुमान जी से इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या बातचीत हो रही थी और फिर अचानक ही ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, गठबंधन की बात चल रही थी और अभी भी चल रही है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जो भावना थी ना, वो कुछ इस प्रकार की थी। और सब ज़्यादातर लोगों ने, 36 कौम के बड़े बुजुर्गों ने, युवाओं ने, सब ने यही कहा कि आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ थी और मेरा निजी फैसला था। हनुमान जी से बातचीत हुई थी आपकी? अभी भी बातचीत हुई कोई उसकी टिकट मिलने के बाद में, या क्या किस तरीके से, या आज भी आप उनको अपना आदर्श नेता मानते हैं? बिल्कुल, हनुमान जी हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं और आगे भी आदर्श रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से मैंने अभी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से पूर्ण रूप से जुड़ गया हूँ। हेमाराम जी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास में टिकट लेने के लिए कोई था नहीं। हेमाराम जी को पार्टी टिकट चुनाव लड़ाना चाहती थी, फिर हरीश चौधरी, हेमाराम जी ने मना कर दिया और हरीश चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसीलिए लोगों में चर्चा है कि हरीश चौधरी ने उमेदाराम बेनीवाल को बकरा बना दिया। इस तरीके की भी बातचीत है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैंने बाड़मेर जैसलमेर लोगों की भावना को समझा और उनकी भावना के अनुसार आदरणीय हेमाराम जी के मार्गदर्शन में, वो हमारे राजनीतिक संरक्षक हैं। हमेशा उनको शुरू से ही हेमाराम जी को हम आदर्श मानते हैं और हेमाराम जी के नेतृत्व में पूरी बाड़मेर जैसलमेर की टीम एकजुट होकर ये निर्णय लिया। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और टिकट लेने का कोई तैयार नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेने को बहुत लोग तैयार थे। सब ने आपसी मंथन करके, विचार विमर्श करके, पूरी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की पूरी टीम ने सोच समझ कर ये निर्णय लिया और मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। पहली मीटिंग जब हरीश चौधरी के साथ में हुई तो मन मिल गए थे, या क्या बातचीत हुई, या किन बातों को लेकर सहमति बनी और उसके बाद सारी ये बातचीत हुई थी, ऐसा माना जाता है? देखिए, राजनीति के अंदर विचार विमर्श कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी विचार मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, ये तो चलता रहता है। बड़े बड़े लोग भी, राजनीतिक पार्टियां इधर से उधर हो जाते हैं, ये तो आप खुद देखते आए हो। ये कोई चौंकाने वाली या ऐसी कोई असंभव करने वाली कोई बात नहीं है। हमने लोगों की भावना के अनुसार निर्णय लिया। और वैसे हरीश जी से हमारी कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं थी। राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती है, विचारों की लड़ाई थी। और जब तक हनुमान जी के साथ में थे, बड़े ईमानदारी से दोनों चुनाव लड़े। एक पंचायती राज का चुनाव लड़ा, वो भी जीता। और उस समय भी कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी, जिला प्रमुख के जो चुनाव हो रहे थे, तब आप भी रिपोर्टिंगें बार बार कर रहे थे। और दोनों पार्टियों के जो जीते हुए प्रतिनिधि थे, जिला परिषद सदस्य, अपने अपने हिसाब से कहीं थे और खुला घूमने वाला एक ही बंदा था आपके सामने। और मैं उस समय भी किसी के दबाव में नहीं आया, ईमानदारी का परिचय दिया और अपने मन से और अपने खुद के विवेक से वहाँ काम किया। तो मैं हमेशा अपने हिसाब से सोच के चलने वाला आदमी, और सबका हित कैसे हो वो पहले सोचता हूँ और उसके बाद में सही क्या है और गलत क्या है ये निर्णय लेने की क्षमता मेरे अंदर है। मैं जी, लड़ाई बड़ी है। आप देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी है, वो लगातार मिशन 25 पर है, तीसरी बार जीत रही, ऐसा उनका दावा है। बड़ी लड़ाई। आपको नहीं लगता कि मतलब लोकसभा का चुनाव बहुत टफ है? देखिए, अब इस बार
बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मन बना लिया, और जनता जब धारण कर लेती है। क्यों बनाए? कैलाश जी ने मंत्री है, मोदी सरकार के अंदर इतने अच्छे मंत्री है, उन्होंने तमाम कामकाज किए, चाहे रेलवे को लेकर हो, एयरपोर्ट को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, बॉर्डर पर सड़कें या पानी को लेकर हो, तमाम तरीके से वो कामकाज कर रहे हैं। तो किस बात का जनता मन बनाएगी? जनता का मन तो लोग कहते हैं कि मोदी के साथ है। देखिए, मोदी के साथ में होगा, लेकिन अभी स्थानीय जो मुद्दे हैं ना, उनके ऊपर बाड़मेर जैसलमेर की जनता की भावना के ऊपर वो बिल्कुल खरा नहीं उतरे। खाली बड़े बड़े वादे किए, निभाए नहीं। सबसे ज़्यादा किसान परेशान हुए। किसानों को कृषि प्रीमियम के रूप में, कृषि बीमा प्रीमियम के रूप में हज़ारों करोड़ रुपए प्रीमियम सरकार और किसानों ने कंपनियों को दिए। एवज के अंदर उसका 30% भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला, और किसानों को शर्म महसूस करनी पड़ती अपने आप को कि जब उनके खाते के अंदर क्लेम के रूप में 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये जब आते हैं, तो किसान अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करता है। इसलिए पूरे किसानों के अंदर आक्रोश है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का जो इनका मेन मुद्दा था कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप किसानों की सर्वे करा के पूछ लीजिए कि उस कितने किसानों की आय दुगनी हुई है। आय दुगनी का तो पता नहीं, किसानों के खर्चे दुगने हो गए, लेबर महंगी हो गई, हर जगह दवाइयाँ महंगी हो गई, फर्टिलाइज़र के पैसे बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए और मजदूरी महंगी हो गई। लेकिन आय वो की वो है, उल्टी कम हो रही है, लेकिन डबल होने को ऐसा कुछ नहीं है। किसान परेशान है, तो किसानों और आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये स्टेप उठाया। इसके साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के बारे में खाली बड़ी बड़ी बातें हुई, धरातल पे कुछ खास काम नहीं हुआ। इन्होंने ये भी बोला था कि 2023 तक हर घर के अंदर जल होगा और हर घर बिजली होगी, लेकिन वो भी अभी गहलोत सरकार ने 4.5 साल में कामकाज नहीं किया, इसीलिए ये सारी योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी, या उनके जो डिपार्टमेंट के मंत्री थे वो पैसा खा गए, उनका ये आरोप है। देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ी पार्टियों का काम होता है, लेकिन मन से काम करते, मिल के काम करते तो काम होता है। लेकिन काम करने की इच्छा नहीं होती है, तब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद में भी लोग अंधेरे में बैठे हैं, घरों के अंदर जल नहीं है। नल की ये बात कर रहे हैं, नल तो कुछ जगह लगाए हैं, लेकिन जल का कोई अता पता नहीं है। कोई स्कीम बनाने वाले अफसरों को भी पता नहीं है कि इसके अंदर जल कैसे आएगा। एजुकेशन के हिसाब से देख लो, स्कूलों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अंदर केंद्र और राज्य का अगर अच्छा तालमेल हो, एजुकेशन को अच्छा करेंगे तभी आगे बढ़ेगा अपना देश, आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। अगर शिक्षित होंगे तभी विकसित हो पाएंगे। शिक्षा के बिना आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा मेन मोटो रहेगा एजुकेशन, जो मॉडर्न टाइप की, जो आधुनिक आज के ज़माने में किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन डेवलपमेंट करने में मेन हमारा फोकस रहेगा। उमेदराम जी, एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है, पूरे देश के अंदर तमाम नेता है वो कांग्रेस छोड़कर, रोज के नेता है वो बीजेपी में जा रहे हैं। आपने तो कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी दे दी। आपको यूं लगा नहीं कि यार कांग्रेस जैसी पार्टी जहां खत्म हो रही है या उसका जो लगातार जनाधार है कम हो रहा है, कहीं रिस्क आपने बड़ा तो नहीं ले लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और आज की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, हर किसी के ऊपर ईडी सीबीआई का डंडा चलने का खतरा रहता है। इन विषम परिस्थितियों के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये स्टेप। कैलाश जी तो कहते हैं कि साहब पूरे विश्व के अंदर आज जो भारत का नाम है वो मोदी जी के कारण है। जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है वो मोदी जी के कारण है, इसीलिए अब की बार 400 पार। देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो मनमोहन जी की सरकार ने जो किया था वो वाकई काबिल तारीफ था, और वो स्टेप चल रहा है और मोदी जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है ना। अगर यहाँ आप सब कुछ मोदी जी के भरोसे कर दो कि मेरे कर्मों की सजा मोदी जी को मत देना, तो ये जनता थोड़ी सुनेगी। आपको जिस काम के लिए भेजा है वो अपना करते हुए बखूबी से निभाओ। सारे दोष मोदी जी के ऊपर, सारे मोदी जी के ऊपर, तो मोदी जी अकेला क्या करेंगे? आप सपोर्ट करो, सही ढंग से सपोर्ट करते। बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जो भावना के अनुसार जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, उनका सही ढंग से आप पैरवी करते। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर पिछले 5 सालों में एक बार भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रखा उन्होंने। और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी, आशाएं थी। जब 2014 के अंदर मोदी जी यहाँ आए थे
तो गुजरात की तर्ज पर बाड़मेर के अंदर अंगूर और आम की खेती के सपने दिखा के गए थे। आप हो सके टाइम मिले कभी तो वीडियो देख लेना। उसके अंदर क्लियर बोला था, और मैं भी उस सभा में था, कि मेरे भाइयों और बहनों, मेरे गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं तो बाड़मेर में क्यों नहीं हो सकते। तो वो आज 10 साल निकलने के बाद भी लोग वैसे के वैसे सपने देख रहे हैं। पानी पीने के लिए कई घरों के अंदर 30% घरों के अंदर पीने का पानी नहीं है। सपने वो बड़े दिखा के गए थे, नदियों से नदियों को जोड़कर हरा भरा कर देंगे, प्रदेश को खुशहाल कर देंगे, इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को जोड़कर पूरा सिंचित क्षेत्र बना देंगे। कई सपने दिखाए थे, वो सपने अभी अधूरे के अधूरे रह गए। कैलाश जी से उम्मीद थी कि वो 5 साल तो ट्रेनिंग में निकल गए। कैलाश जी तो आपके मिलने वाले हैं, बातचीत नहीं हुई? आपको कहा नहीं कि क्या बीजेपी में आ जाओ? बीजेपी से भी तो आपको बहुत सारे ऑफर थे। नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बात वैसे सबसे होती रहती है, लेकिन मैं अपनी बात पहले पूरा करूंगा कि उनसे जो सपने थे, बाड़मेर को एक एयरपोर्ट का सपना दिखाया था, बाड़मेर के अंदर ड्राई पोर्ट का सपना दिखाया था, जैसलमेर बाड़मेर होते हुए कांडला तक रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट वर्षों से लोग तरस रहे हैं, गुजरात का सीधा संपर्क, बॉम्बे का सीधा संपर्क रेल लाइन से आज 75 साल जाने के बाद में भी नहीं है। तो ये बहुत बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट थे, बाड़मेर के लिए, लोगों के लिए सपने थे। उन सपनों को चूर कर दिया। इसलिए बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार कैलाश जी को वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। कैलाश जी के अलावा एक और है जो निर्दलीय शिव से विधायक है, रविंदर सिंह भाटी। आज हमारे पास में जो जानकारी है उसमें उनके अनुसार वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी तमाम तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा पूरा। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। आप भी लड़ सकते हो, और भी कोई लड़ सकता है, सभी लड़ सकते हैं। मैं पत्रकारिता में खुश हूँ। अभी जो उनका मन है वो करेंगे। वैसे रविंदर जी व्यक्तिगत हमारे उनके अच्छे संबंध है, मेरे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, और हमेशा हमारी अच्छी बात होती रहती है। और उनको भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए। अगर लड़ते हैं तो उनका वेलकम। लड़ाई किसके बीच में होगी? रविंदर, कैलाश और उमेदाराम, क्या लगता है लड़ाई किसके बीच में होगी तीनों में? वो तो जनता तय करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। और हमारी जो लड़ाई होगी आमने सामने की लड़ाई होगी और सीधी फाइट होगी। पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों में रविंदर सिंह भाटी नहीं है। और सभी जो भी होगा स्वच्छ राजनीति का हम परिचय देने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, क्या दावा है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? आप जीतेंगे या क्या कुछ लग रहा है? देखिए, इस बार बाड़मेर जैसलमेर की पूरी जनता ने मन बना लिया है और 100% हम चुनाव जीतेंगे। अब देखिए, ये उमेदाराम बेनीवाल है जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 10 साल से लगातार यहाँ पर बीजेपी जीत के आ रही है। इस बार 2009 का इतिहास है, ये दोहराएंगे और कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर जीतेगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।